नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इंपोर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो में। दोस्तों, मार्च 2024 का चाहे जीएसटी 1 हो चाहे जीएसटी 3B हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न हो जाते हैं। मार्च 2024 का जीएसटी 1 में आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख चुके हो, उसमें बहुत आपने प्यार दिया है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने वो मार्च 2024 के जीएसटी 3B को फाइल करने से पहले जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने उसके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। मार्च का रिटर्न चाहे जीएसटी 1 हो चाहे जीएसटी 3B हो, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि अप्रैल से लेके फेब तक जो भी आपने गलतियां की हैं उसको अगर आप मार्च की रिटर्न के अंदर रेक्टिफाई कर लेते हो, सुधार लेते हो, तो ये गलतियां आपकी इसी फाइनेंशियल में सेटल हो जाती है। 23-24 की गलतियां अगर आपने मार्च 24 की रिटर्न के अंदर ही सुधार ली तो वो आपकी गलतियां 23-24 के फाइनेंशियल के अंदर ही सेटल हो जाएंगी। बट अगर आप 23-24 की गलतियों को, जो कि आप सोच रहे हो कि भैया मैं तो 30 नवंबर तक सुधार लूंगा, वो आप सुधार सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसकी रिपोर्टिंग आपको 2 फाइनेंशियल में करनी पड़ती है और जीएसटी नोटिस के आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपको स्पेशल रिकंसिलेशन करके स्पेशल कुछ पॉइंट बनाने पड़ते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और जो कि आप फ्यूचर में जब नोटिस आता है तो हो सकता है भूल भी सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसी फाइनेंशियल की गलतियां अगर हम इसी फाइनेंशियल में सेटल कर लें तो वो ज्यादा बेटर है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन, जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपका बहुत सारा काम, ना केवल जीएसटी रिटर्न का बल्कि इनकम टैक्स का भी आपका बहुत सारा काम, बहुत सारे रिकंसिलेशन, क्योंकि रिकंसिलेशन की एक खास बात क्या होती है, अकाउंटिंग में रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिकंसिलेशन की एक खास बात ये होती है कि अगर आप किसी एक लेजर को रिकंसाइल करते हो तो दूसरा लेजर ऑटोमेटिकली उसके साथ काफी हद तक रिकंसाइल हो जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम बैंक को रिकंसाइल करते हैं तो उसके साथ हमारा कैश भी रिकंसाइल होता है, पूरा रिकंसाइल नहीं होता बट काफी हद तक रिकंसाइल हो जाता है। जो भी हमने कैश के ट्रांजेक्शन बैंक में किए होंगे, चाहे बैंक से निकाले होंगे चाहे बैंक में जमा किए होंगे, वो कैश की एंट्री हमारी रिकंसाइल हो जाएंगी। अगर हम बैंक का लेजर रिकंसाइल करते हैं तो हमारी क्रेडिटर और डेटर का लेजर भी रिकंसाइल होता है, क्योंकि जिनको हमने पैसा दिया था बैंक के थ्रू वो भी बैंक में आ रहा है, जिनसे हमने पैसा लिया था वो भी बैंक में आ रहा है। इसी तरीके से आप डेटर रिकंसाइल करते हो तो आपकी सेल रिकंसाइल हो जाती है। इसी तरीके से जब आप क्रेडिटर रिकंसाइल करते हो तो आपका काफी हद तक परचेज रिकंसाइल हो जाता है। ठीक है, सो रिकंसिलेशन की खास बात एक ये है कि जब आप एक रिकंसिलेशन करते हो तो उसके साथ साथ बहुत सारे रिकंसिलेशन ऑटोमेटिकली आपके डन होते जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन बताने वाला हूं, जिससे केवल आपका मार्च 24 की जीएसटी या 3B से इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, इसका लेना देना आपकी पूरी साल की अकाउंटिंग से है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। और साथ के साथ अगर आप ये रिकंसिलेशन कर देते हो तो आप जीएसटी नोटिस से भी काफी हद तक बच सकते हो। मैंने अपने 15 साल के अकाउंटिंग करियर के अंदर ये देखा है कि 95% केस में जो जीएसटी के हमारे पास या वैट के जो नोटिस आते थे उसमें 95% के अंदर डिपार्टमेंट हमारी गलतियों के कारण हमें नोटिस देता है। केवल 5% केस ऐसे होते हैं जो कि हमारी गलतियों के अलावा कुछ पॉइंट जो डिपार्टमेंट खोज के लाता है। अदरवाइज 95% केस के अंदर जो आप डिपार्टमेंट को डाटा भेजते हो उसी में आप गलती कर देते हो और उसी के आपको नोटिस आते हैं। ये बात मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, इसका आपको जो है रिप्लाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना। अगर आप कोई सीनियर इसको अगर जो 2-4-5 साल जैसे अकाउंटेंट को काम करते हो गए हैं और उसने 2-4 नोटिस अगर जीएसटी के देखे हैं तो वह जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए, जी सर अधिकतर नोटिस के जो है वो नोटिस जो हमारे पास आते हैं या जो भी डिमांड निकलती है वो हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है, जो हमने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सबमिट की है उसी में कहीं ना कहीं वेरिएंसेस होते हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं ऐसे कौन से 3 रिकंसिलेशन है जिसपे आपको इंपोर्टेंट फोकस करना है। तो सबसे पहला रिकंसिलेशन आपके पास आता है जीएसटी 1 और जीएसटी 3B। जीएसटी 1 के अंदर आप अपनी लायबिलिटी बताते हो, जीएसटी 3B के अंदर आप लायबिलिटी को सेट ऑफ करते हो। ठीक है, सो दोनों ही रिटर्न आप फाइल करो, जीएसटी 1 में भी लायबिलिटी आप बता रहे हो, जीएसटी 3B में लायबिलिटी को आप उसकी समरी बता के उसको सेट ऑफ आप कर रहे हो। तो जब इन दोनों रिटर्न के अंदर वेरिएंसेस होता है तो नोटिस आना आप 120% पक्का मानो कि आपको नोटिस आएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपके 1 और 3B में अंतर है? तो बहुत ही आसान है, सर्विसेज में आ जाओ, रिटर्न में आ जाओ, रिटर्न में आने के बाद टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन के अंदर आ जाओ। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको आईटीसी कंपैरिजन टूल, यहाँ पे लायबिलिटी कंपैरिजन टूल मिल जाता है। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 को ओपन कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, आप सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास 23-24 की लायबिलिटी और आईटीसी का कंपैरिजन चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपका जीएसटी 1 और जीएसटी 3B की लायबिलिटी का कंपैरिजन चार्ट है और साथ के साथ आपको नीचे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 3B और 2B का आईटीसी का कंपैरिजन चार्ट भी मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि अप्रैल से लेके फेब तक अगर इसके बीच कोई अंतर है तो आप मार्च की 3B के अंदर उसको आप फिनिश कर लो, उसको आप सेटल कर लो, उसको आप ठीक कर लो।
अगर नहीं करते तो आप नोटिस अपना पक्का समझ के रखो कि आने वाले 2 4 5 साल जब भी नोटिस आएगा, नोटिस आपके पास आएगा ही आएगा। सो यहाँ पे क्योंकि 1 भी आपने फाइल करा है, 3B भी आपने फाइल कर रहे हो, इन दोनों के बीच में अगर अंतर है तो अंतर क्यों है? यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि 1 के अंदर आप लायबिलिटी बताते हो, 3B के अंदर आप लायबिलिटी को पे करते हो। अगर आप 3B में ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, 1 में कम बता रहे हो तो नोटिस नहीं आएंगे। अगर आप 1 में ज्यादा टैक्सेस बता रहे हो, 3B में कम पे कर रहे हो तो आपके पास नोटिस आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली डिपार्टमेंट को ये देखना है कि भैया चोरी हो रही है कि नहीं हो रही। 3B में आप टैक्स ज्यादा बता रहे हो, दे रहे हो, कोई बात नहीं है भाई साहब, पर अगर 1 में आप बता ज्यादा रहे हो पर 3B में कम दे रहे हो तो आपके पास नोटिस आएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन आपके लिए यही हो जाता है कि 1 के अंदर आपने क्या लायबिलिटी पे दिखाई है और 3B में आप उसने लायबिलिटी को आपने पूरा सेट ऑफ कराया या नहीं करा। इसके लिए बस आप इस कंपैरिजन टूल का सहारा ले लो और आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कोई गुणा भाग आपको बहुत लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। मार्च की रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई डिफरेंसेस तो नहीं है। जैसे अभी हमने इस क्लाइंट का मार्च का 1 तो फाइल कर दिया है बट 3B फाइल नहीं किया है, तो आप देख रहे हो 94,014 रुपीज का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, लाल निशान लगा हुआ है। जैसे हम 3B फाइल कर देंगे तो हमारा मार्च का भी वेरिएंस जो है, जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, जैसा कि आप अप्रैल से लेकर फेब तक देखते हुए आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्च का 3B फाइल करने से पहले आप 1 और 3B की लायबिलिटी को एक बार जरूर रिकंसाइल कर लो मेरे भाई, ठीक है। अगले रिकंसिलिएशन के ऊपर आते हैं, तो अगला रिकंसिलिएशन हमारे पास जो है वो है जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स, जीएसटीआर 3B वर्सेस बुक्स। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं सर, यहाँ पे आप देखोगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पता लगती है कि मैंने 3B में कितनी आईटीसी क्लेम की है और 2B में मेरी क्या आईटीसी थी। 2B को अभी आप कर दो क्रॉस। 2B का रिकंसिलिएशन कुछ भी मैटर नहीं रखता आपके लिए। 2B की वैल्यू केवल और केवल मंथली रिटर्न फाइल करते समय आपको रिकंसाइल करनी है, इससे ज्यादा 2B की कोई वैल्यू नहीं है। एनुअल रिटर्न में भी 2B को कोई वैल्यू नहीं है और जीएसटी के अभी तक जितने नोटिस आए हैं वो 2B के कारण अभी तक मैंने कोई नोटिस नहीं देखे हैं। तो 3B और 2A की अभी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा है आगे, क्योंकि अब 2B का जो है डाटा प्रॉपर्ली आने लग गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में 2B की मान्यता ज्यादा हो जाए, बट हाल फिलहाल 2B की मान्यता केवल मंथली जीएसटी या 3B को फाइल करने तक ही सीमित है। इसके कारण जो है नोटिस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 2B केवल जो है आपको 3B की रिटर्न फाइल करते समय इसका ध्यान देना है कि आप आईटी से सही क्लेम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो मैं जो रिकंसिलिएशन दूसरा आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं 3B वर्सेस बुक। ये मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे आप देखेंगे कि अप्रैल से लेकर फेब तक मैंने जो आईटीसी क्लेम किया 3B के अंदर 10,80,165 रुपए। अगर आप इसको हेडवाइज देखना चाहते हो तो आप पॉइंट नंबर 4 के ऊपर क्लिक करेंगे। किस पे? पॉइंट नंबर 4 पे क्लिक करेंगे तो आपको इसकी हेडवाइज आईटीसी पता लग जाएगी कि आपने आईजीएसटी के हेड में कितनी आईटीसी क्लेम की है, सीजीएसटी में कितनी की है और एसजीएसटी में कितनी की है। ये कंपैरिजन टूल बहुत काम किया है और इसी के कारण नोटिस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने आईजीएसटी के हेड में इतनी आईटीसी क्लेम की है, सीजीएसटी में इतनी और एसजीएसटी में इतनी, और मार्च की जो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड के अंदर 2B में जो आईटीसी आ रही है वो भी यहाँ पे आपको दिख रही है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे बात क्या है कि जो मैंने पूरे साल के अंदर जो आईटीसी क्लेम किया 10,80,165 रुपए, क्या ये एग्जैक्ट आईटीसी मेरी बुक्स के अंदर है या नहीं है? अगर नहीं होगी आपकी बुक्स के अंदर, अगर इसमें डिफरेंसेस होंगे, तो कल को अगर आपके पास आईटीसी रिकंसिलिएशन को लेकर नोटिस आएगा तो आप घनचक्कर बन जाओगे। घनचक्कर इसलिए बन जाओगे क्योंकि जो आपने पोर्टल पे अपलोड किया वो आपकी बुक्स में नहीं है, तो आपको रिकंसाइल करने में चीजों को बहुत दिक्कत होगी, नोटिस के रिप्लाई बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन आपको ये करना है कि भैया जो आपने 3B में आईटीसी क्लेम की है वो तो आपकी बुक्स में होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 2B की बात नहीं कर रहा, जैसा कि आप देख लो 2B में यहाँ पे 11 लाख है, हालांकि वो चलो मार्च की आईटीसी इसमें ऐड हो रही है, वो मैं बात ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि 2B जो है वो आपके सप्लायर के जीएसटी 1 के बिहाफ पे तैयार हुई है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं जो आपने 3B के थ्रू आईटीसी क्लेम की है, जो आपने आईटीसी डिक्लेयर की है 3B के अंदर, क्या वो आपकी बुक्स के अंदर है या नहीं है? अगर नहीं है तो भाई साहब तैयार रहो कि आप 23-24 के केस अच्छे से नहीं करा पाओगे, क्योंकि आपके पास डिटेल खुद के पास ही पूरी नहीं है। तो इस चीज को आपको जरूर एक बार चेक करना है कि 3B में जो आईटीसी आ रही है वो मेरी बुक्स के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको आने वाले समय में, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आने वाले समय में नोटिस के रिप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूं वो प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पे आपसे बात करता हूं, ठीक है। अब हम अगले रिकंसिलिएशन के ऊपर आएंगे। अगला रिकंसिलिएशन जो हमारा इंपोर्टेंट रिकंसिलिएशन है वो है जीएसटीआर 2A वर्सेस बुक्स। जीएसटीआर 2A वर्सेस बुक्स हमें पूरे, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं आपको, 3B वर्सेस बुक्स के अंदर ही मैं आपको बता दूं। अब आप सोच रहे होगे, मैं एक चीज और ऐड कर दूं, यहाँ पे मेरे दिमाग में आ गई कि भाई मान लो सर ये मेरा वेरिएंस जो है मेरी बुक्स से मैच नहीं कर रहा, ये जो अमाउंट है मेरी बुक से मैच नहीं कर रहा, 10,80,000 रुपये जो यहाँ पे लिखा है ये आईटीसी मेरे बुक में मैच नहीं कर रही। बट आप जिस तरीके से दिखा रहे हो ये तो बहुत सिंप्लीफाइड वे है, आप तो 2 मिनट में बता रहे हो, बट अगर
हकीकत तौर पे जब हम जमीनी तौर पे काम करते हैं तो पता लगता है कि कितना टफ है। नो डाउट भाई साहब 15 साल मेरे को इसी काम के अंदर काम करते हुए हो गए। अगर आपका ये पूरा आपने देखा कि भाई ये मेरी आईटीसी है पूरे अप्रैल से लेके फेब तक की, बट मेरी बुक्स के अंदर अप्रैल से लेके फेब तक में मैच नहीं करी, तो आपको क्या करना है, आपको उसको मंथ वाइज मिलाना चालू करना है। सबसे पहले आप चालू करोगे अप्रैल 23 में मैंने 3B पोर्टल पे कितनी क्लेम की, फिर मेरी बुक्स में कितनी है, फिर मई को चेक करोगे, फिर जून को। अगर आपको वेरिएंस लगता है पूरे साल में, पहले तो मैं आपको समरी बता रहा हूं, जब आपको समरी में दिक्कत होती है तो फिर आप डिटेल में जाओगे, तो आपको क्या करना है, मंथ वाइज रिकंसाइल करना है कि भैया मेरी मंथ वाइज आईटीसी कितनी थी या मेरी मंथ वाइज लायबिलिटी कितनी थी अप्रैल में। अप्रैल ओके है तो आपका एक दिमाग क्लियर हो गया कि भाई मेरी अप्रैल की रिटर्न ओके है, फिर मई पे फोकस करोगे, फिर जून पे फोकस करोगे। इस तरीके से जब आप छोटा छोटा काम करोगे तो आपका पूरा साल रिकंसाइल होगा। ठीक है, तो तीसरा हमारा इंपोर्टेंट रिकंसिलेशन है 2A वर्सेस बुक्स। सर 2A को यहाँ पे आपने क्यों ऐड करा, उसका रीजन बताया सबसे पहले। सर 2A को मैंने इसलिए ऐड यहाँ पे करा है, देखो रिकंसिलेशन में दो चीजें निकल के आती हैं। रिकंसिलेशन में चाहे आप बैंक का रिकंसाइल करो, डाटा का करो, क्रेडिटर का करो, जीएसटी का करो, 26AS का करो, किसी का भी रिकंसाइल करो, उसमें दो ही चीजें निकल के आती है। नंबर एक चीज कि कुछ ऐसी एंट्री है जो कि मेरी बुक्स में, कुछ ऐसी एंट्री है जो कि सामने वाले पे नहीं है, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो जीएसटी पोर्टल है, चाहे वो डेटर है। ठीक है, नंबर दो, कुछ ऐसी एंट्री है जो कि सामने वाले पे पर मेरी बुक्स में नहीं है। दो ही चीजें निकल के आती है। तो जब हम 2A को रिकंसाइल करेंगे तो हमारी दो चीजें निकल के आएंगी, ऐसी आईटीसी जो कि पोर्टल पे तो है मेरी बुक्स में नहीं है, और कुछ ऐसी आईटीसी जो मेरी बुक्स में है पर पोर्टल पे नहीं है। क्योंकि 2B को जब आप रिकंसाइल करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 2B क्या है, 2B के अंदर किसी भी महीने की आईटीसी किसी भी महीने में आ जाती है अगर उस पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर रिटर्न फाइल की होगी। बट 2A में क्या है, 2A में जिस मंथ का इनवॉइस है वो उसी मंथ के 2A के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो मैंने रिकंसिलेशन बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ, ये रिकंसिलेशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको दो पॉइंट निकल के आएंगे। नंबर एक, ऐसी आईटीसी जो पोर्टल पे तो है पर आपकी बुक्स में नहीं है। पोर्टल पे आपकी बुक्स में नहीं है तो अगर वो आईटीसी आपकी है, एलिजिबल है, तो भैया इसी महीने के अंदर उसको क्लेम कर लो, अगले साल के नवंबर तक क्यों जा रहे हो। और कुछ ऐसी आईटीसी जो कि आपकी बुक्स में तो है बट पोर्टल पे नहीं है, तो भैया उस आईटीसी को इसी मार्च 24 की 3B के अंदर ही रिवर्स कर दो, क्यों अगले साल के नवंबर तक जा रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको 2A वर्सेस बुक का रिकंसिलेशन बताया। अब 2A को रिकंसाइल कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल सा है सर। सर्विसेज में आ जाओ, रिटर्न में आ जाओ, एंड रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद आपको JSON फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लो मैं 23-24 का मार्च ही ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप डाउनलोड पे क्लिक करें, JSON फाइल के ऊपर आप क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है, इसको आप जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो लगभग 20 मिनट लगेंगे, बट मैंने 17/4 को डाउनलोड करा है तो वो जो है मेरी तुरंत इंस्टेंटली मेरे को यहाँ पे डाउनलोड का लिंक मिल गया। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिप फाइल आपकी जो है डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी और आप टैली में बड़े ही आसानी से इसको 2A को रिकंसाइल कर सकते हो। चाहे आप टैली प्राइम का पुराना वर्जन चला रहे हो, चाहे आप टैली ERP9 चला रहे हो, तो उसमें आप बड़े ही आसानी से इसका रिकंसिलेशन कर सकते हो। एक मैं छोटा सा आपको डेमो देके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये तीन जो मैंने इंपोर्टेंट रिकंसिलेशन बताए हैं, 1 3B 2A 3B 2A बुक्स एंड 3B वर्सेस बुक्स, ये तीन अगर आप काम कर लोगे तो सर आपका आधे से ज़्यादा जो काम है वो आपका डन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको केवल डेमो दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि आपको 2A को रिकंसाइल कैसे करना है। मंथ वाइज आप 2A को डाउनलोड कर लो, Alt-G करेंगे आप, GST या 2A रिकंसिलेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके जो इनवॉइसेज जो आपकी बुक्स में है वो आपके सामने आ गए। यहाँ पे आप पीरियड को जरूर चेक कर ले कि पीरियड आपका कौन सा है, तो हम मार्च 24 की बात करें, Alt-F2 से हम पीरियड को चेंज कर लेंगे, Alt-O की को प्रेस करेंगे हम और यहाँ पे हमें GST रिटर्न का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे 2A का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 2A रिकंसाइल का, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हुई है मेरी डाउनलोड सेक्शन के अंदर, ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक करा एंड एंटर की को प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल 2A डाउनलोड करेंगे तो सारे के सारे 2A आपके सामने आ जाएंगे। आपको कौन सा 2A कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे 2A डाउनलोड किए तो थोड़ा सा यहाँ पे समय लगेगा, फिर जो आपको सेलेक्ट करना है एग्जैक्टली वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन है जिसका आपको बहुत ध्यान देना है। लेट्स से कि आप, चलो ये हमारे सामने ओपन होगी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो मल्टीपल 2A मेरे पास है, तो अभी आज की तारीख क्या है, 19/4 की तारीख है, 19/4 यहाँ पे आप देखोगे ये 19/4 की तारीख है, मार्च का मैंने जो है 2A यहाँ पे डाउनलोड करा है। इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, डेट टाइम सब कुछ लिखा आएगा, पीरियड भी लिखा आएगा, कौन से पीरियड का आप 2A की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंटर की को प्रेस करेंगे, हम यहाँ पे यस कर देंगे। सो ये मेरा 2A जो है वो टैली के अंदर इंपोर्ट हो रहा है। इससे मेरे को दो चीजें पता लग जाएंगी कि ऐसे कौन से इनवॉइसेज है जो मेरी बुक्स में पोर्टल पे नहीं है, तो उन आईटीसी को मैं रिवर्स कर दूंगा, और ऐसे कौन से इनवॉइसेज हैं जो कि पोर्टल पे तो हैं बट मेरी बुक्स में नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ पे एंटर की को प्रेस करके
पता कर सकते हो। यहाँ पे आपको राइट हैंड पे F5 का ऑप्शन मिल जाएगा, वाउचर वाइज पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा ये कि कौन से आपके मैच हैं, कौन से मिसमैच हैं, कौन से पोर्टल पे अवेलेबल है, कौन से रिकनसाइल्ड है। तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही प्यारा रिकंसिलिएशन आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे कि ऐसे कौन से इनवॉइसेज है जो कि मिसमैच हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ पॉइंट का अंतर है, यहाँ पे देखो पॉइंट का अंतर है, 6 पैसे का अंतर है, इसलिए इसने मिसमैच में डाल दिया। कुछ ऐसे है जो कि जनवरी के रिटर्न है बट क्वार्टरली होने के कारण वो जो इस मंथ में इस मंथ के 2A के अंदर आ रहे हैं तो मिसमैच इन रिटर्न पीरियड आ गया। कुछ ऐसे इनवॉइसेज है जो केवल पोर्टल पे अवेलेबल है बट मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए तो वो इनवॉइसेज यहाँ पे आ गए। बाकी के इनवॉइसेज ऐसे हैं जो कि रिकंसाइल्ड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप मिला सकते हो, इवन आपके क्रेडिट नोट डेबिट नोट की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2A रिकंसाइल नहीं करोगे तो फिर अगले साल आप ढूंढते रह जाओगे कौन सी गलती है, कौन सी ITC है जो मुझे वापस करनी है, कौन सी जो क्लेम करनी है। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 रिकंसिलेशन बताए, इनको आपको करना ही करना है अगर आपको GST नोटिस से बचना है। और इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने हैं कि क्या ये बातें जो मैंने बताई हैं ये वैलिड है या नहीं है, अगर आपने GST नोटिस को फेस करा है। तो मैंने 3 रिकंसिलेशन आपको बताया, 1 वर्सेस 3B, 3B वर्सेस बुक्स। 1 वर्सेस 3B क्यों बताया, क्योंकि 1 में लायबिलिटी आपने बताई है, 3B में भी आप बता रहे हो, अंतर होगा, नोटिस आएगा। 3B वर्सेस बुक्स इसलिए बताया, कल को अगर ITC का रिकंसिलेशन के रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है तो आप नहीं जवाब बना पाओगे अगर आपकी 3B और बुक्स मैच नहीं कर रही है। तीसरा इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन बताया मैंने 2A वर्सेस बुक्स। 2A वर्सेस बुक्स इसलिए बताया कि अगर पोर्टल पे कोई एक्सेस ITC है और आपकी बुक्स में नहीं है तो आप उसे क्लेम कर लो। बुक्स में अगर कोई एक्सेस ITC है जो कि पोर्टल पे नहीं है उसको रिवर्स कर दो, मार्च के 3B में रिवर्स कर दो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन है और इन 3 इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन करने से आपका 90% इनकम टैक्स का काम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आप 1 और 3B को रिकंसाइल करोगे तो आपके क्रेडिटर डेटर रिकंसाइल हो जाएंगे। 2A को आप रिकंसाइल करोगे तो आपके जितने भी सप्लायर है वो सारे रिकंसाइल हो जाएंगे। बुक्स को रिकंसाइल करोगे 3B और 2A से तो 90% तो आपकी बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।